जी सर, मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी तरफ से तो आवाज का इश्यू नहीं है। जी सर, आ रही है आवाज़। ओके, आप जी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्लियर। ओके, आप जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही वो काइंडली अपना जरा सेटिंग देख लें अपने माइक की, और कहीं उन्होंने म्यूट वगैरह तो नहीं किया हुआ कोई सेटिंग को, क्योंकि मेरी तरफ से आवाज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी। तो हमारा जो टॉपिक्स हैं अगले, बेसिकली जो नॉलेज होगा हमारा, मैं सबसे पहले थोड़ा सा ये बता दूं आपको कि जो फॉरेक्स का नॉलेज है ना, वो दो तरह का होता है। ओके, लेट मी म्यूट ऑल द पार्टिसिपेंट्स सो दैट वी आर नॉट डिस्टर्ब्ड। जो बैकग्राउंड की आवाज होती है वो डिस्टर्ब भी करती है। ओके जी, नाउ मैंने अभी सबको म्यूट कर दिया है। अगर आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो, बीच में कोई मुझे बताना हो, तो आप काइंडली अपना मैसेज कर सकते हैं मुझे। इसी में एक विंडो है जहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो मैं ये बात कर रहा था कि फॉरेक्स का जो नॉलेज है, जो कि बेसिक नॉलेज है, जो कि हर किसी ट्रेडर के लिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो दो तरह का होता है। नंबर वन इज टेक्निकल नॉलेज, एंड नंबर टू इज फंडामेंटल नॉलेज। अच्छा, इसमें जो टेक्निकल नॉलेज है, हमारे जो अगले 7 से 8 सेशंस होंगे, उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ सेशंस होंगे वो बेसिकली इस टेक्निकल नॉलेज को सीखने के लिए हमारे स्पेंड होंगे। टेक्निकल नॉलेज के अंदर जो पहला टॉपिक है वो तो आज हम शुरू करेंगे कि कैंडल क्या होती है। ठीक है, उसके बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं। और उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक होगा इसमें, वो होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्या है, और ये लेवल कैसे बनाए जाते हैं, और इनका फायदा क्या होता है। और उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा प्राइस एक्शन। ये एक ब्रॉड सब्जेक्ट है प्राइस एक्शन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स, कि ट्रेंड्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें बीच में एक टॉपिक और होगा, ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, इसको कवर करेंगे। और उसके बाद इसी के अंदर हम एक और टॉपिक होगा कि चैनल्स क्या होते हैं। ठीक है, उसको भी स्टडी करेंगे। फिर चैनल्स का जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसमें प्राइस एक्शन के अंदर हम ये सारी टॉपिक्स जो हैं वो अगले सेशंस में कवर करेंगे। और उसके बाद हमारा जो अगला सब्जेक्ट होगा वो होगा कि सप्लाई एंड डिमांड क्या होती है। वैसे तो क्योंकि आप सारे प्रोफेशनल लोग हैं, आपको पता है कि सप्लाई और डिमांड का कंसेप्ट क्या होता है। बट विल बी डिस्कसिंग दिस थिंग इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, के फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर सप्लाई और डिमांड का कंसेप्ट कैसे अप्लाई होता है। और हम ये जो जोन्स होते हैं, सप्लाई और डिमांड के जो जोन्स होते हैं, वो हम कैसे ड्रा कर सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर, या उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, और इससे हमें हमारी ट्रेड लेने में फायदा कैसे हो सकता है। तो आखिरी जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स है हमारे, ये ऑलमोस्ट अगले 6 से 7 हमारे जो सेशंस होंगे वो इसी के ऊपर होंगे। और एक सेशन हमारा होगा या हाफ सेशन। ओके जी। अब आते हैं कि ये जो
फंडामेंटल नॉलेज है दूसरी किस्म का, ये क्या है? ये बहुत सिंपल है कि फंडामेंटल का नॉलेज का मतलब इन फॉरेक्स क्या है? बेसिकली न्यूज का नॉलेज, न्यूज नॉलेज। तो फंडामेंटल नॉलेज का मतलब है न्यूज का नॉलेज इन फॉरेक्स। ठीक है, तो ये हम हाफ जो सेशन होगा हमारा लास्ट में, वो इसको इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये बड़ा सिंपल है समझना, क्योंकि आज से यूँ समझ लें कि 10 साल पहले, 15 साल पहले जब इंटरनेट नहीं था या नया नया था, उस वक्त ये टॉपिक बहुत मुश्किल टॉपिक समझा जाता था। ठीक है, एक न्यूज़ को देखने के लिए हमें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती थी। लेकिन अभी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, दुनिया की बड़ी पेटेंट किस्म की डिफरेंट एप्स आ गई हुई हैं, जो कि जितनी भी पूरे दिन की न्यूज़ होती हैं वो आपको एक महीना पहले से ही बताना शुरू कर देती है कि जो फिक्स न्यूज़ होती हैं, कि किस करेंसी की किस दिन कितने बज टाइम के ऊपर कौन सी न्यूज़ आने वाली है। तो ये सारा बहुत आसान है, इसलिए हमारा हाफ सेशन जो होगा वो इंशाल्लाह इसमें भी होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, जितने भी नॉलेज हैं, वेदर इट इज टेक्निकल नॉलेज और फंडामेंटल नॉलेज, बेसिकली जो एक फॉरेक्स ट्रेडर, अच्छा फॉरेक्स ट्रेडर होता है, वो इन दोनों नॉलेजेस को अप्लाई करके सामने रख के फिर अपनी ट्रेड लेने का डिसीजन करता है, बाय या सेल की ट्रेड। ठीक है, और मजे की बात क्या है कि ये सारे के सारा जो नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज या फंडामेंटल नॉलेज, ये सारा हमारे चार्ट्स के ऊपर हमने अप्लाई करना होता है। चार्ट्स जहां पे कैंडल्स नजर आ रही होती हैं, रेड कलर की और ग्रीन कलर की। तो आज हमारा जो टेक्निकल नॉलेज का पहला सब्जेक्ट है या टॉपिक है, दैट इज कि चार्ट के अंदर एक कैंडल कैसे बनती है, कैंडल के बॉडी पार्ट्स कितने होते हैं, और कैंडल के डिफरेंट पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना फॉरेक्स ट्रेडर के लिए इंतहाई ज्यादा जरूरी क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जितने भी नॉलेजेस हम अप्लाई करेंगे वो सारे बेसिकली कैंडल्स के ऊपर अप्लाई होंगे फ्यूचर में। तो यूं समझ लें कि हम ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की लर्निंग की जो बिल्डिंग हम आज बिल्ड करने जा रहे हैं, तो इसकी जो फाउंडेशन है दैट डिपेंड्स अपॉन द कैंडल्स नॉलेज। ठीक है, हमें सबसे पहले कैंडल के नॉलेज का हमें आइडिया होना चाहिए। ओके जी। अच्छा, एक और बात कि देखें, जब हम ट्रेड करते हैं, व्हेन वी ट्रेड, बाय और सेल की जब ट्रेड लेंगे, तो वो तो हम ज्यादातर हमारी अपनी मर्जी होती है कि एप्लीकेशन को हम मोबाइल के ऊपर भी ओपन कर सकते हैं, मोबाइल पे भी ट्रेड कर सकते हैं, और वी कैन यूज एनी डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर, कुछ भी उस पे भी इसको डाउनलोड किया जा सकता है सारी एप्स को, तो वहां पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारी अपनी कन्वीनियंस होती है। तो इसलिए ज्यादातर लोग मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, ट्रेडिंग ऐप MT5, तो वहां पे वो ट्रेड कर रहे होते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो नॉलेज हम अप्लाई करते हैं ना, ये सारा जो हम सीखेंगे, तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जितनी भी हमारी नॉलेज की एप्लीकेशन हो, जो कि डेफिनेटली चार्ट के ऊपर होनी है, हर पेयर के चार्ट के ऊपर। ठीक है जी, तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हमारी ट्रेडिंग स्किल्स उतनी बेहतर, जल्दी से इंप्रूव करेंगी, तेजी से इंप्रूव करेंगी, हम बड़े अच्छे तेजी से अच्छे ट्रेडर बनना शुरू हो जाएंगे इफ हम क्या करेंगे कि ये जो नॉलेज हम सीखेंगे ना, ये सारा जो हम चार्ट ओपन करें, वो अपने लैपटॉप के ऊपर या डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर करें या इवन टैबलेट के ऊपर करें, जिसकी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी होती है एज कंपेयर टू मोबाइल फोन। ठीक है, तो अब ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जितना भी नॉलेज अप्लाई करें, वो सारे का सारा चार्ट्स के ऊपर हम वो चार्ट ओपन करें, लैपटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर या इवन टैबलेट के ऊपर। क्यों? जितनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर आप चार्ट ओपन करेंगे, और तो उसके ऊपर आपको ज्यादा कंसेप्ट आपका बड़ी जल्दी क्लियर होगा। तो यही सारी चीजें, ये जो नॉलेज है, आप मोबाइल के चार्ट के ऊपर भी जो MT5 है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन का साइज छोटा होता है, तो छोटी जगह के ऊपर कैंडल्स को ओपन करना, ज्यादा को वो वैसे ही कैंडल्स को मिक्सिंग हो जाती है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा शुरू में। हाँ, एक दफा जब आप सीख चुके, आपको महीना 2 महीने प्रैक्टिस करते हुए हो चुके हैं, तो आप फिर प्रोफेशनल बन गए हैं,
ठीक है, तो फिर आप बेशक ये सारी चीजें आप मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर भी अप्लाई करें, तो क्योंकि आपकी बेस अच्छी डेवलप हो चुकी होगी। ओके जी। तो जब हम लैपटॉप की बात करते हैं या डेस्कटॉप की बात करते हैं, तो मैं दो वेबसाइट्स यहाँ पे लिखने लगा हूँ। एक वेबसाइट है जी www.investing, INVESTING, investing.com। और एक वेबसाइट है tradingview.com, TRADING, tradingview.com। ये जो दोनों वेबसाइट हैं, ये जितनी भी पूरी दुनिया में फॉरेक्स के पेयर्स ट्रेड होते हैं, उन फॉरेक्स के पेयर्स के लाइव चार्ट्स स्ट्रीम करती हैं। लाइव चार्ट्स स्ट्रीमिंग। तो और ये पूरी दुनिया के जो ट्रेडर्स हैं, चाहे छोटा ट्रेडर है, चाहे कोई बहुत बड़ा ट्रेडर है, बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, वो चार्ट्स जो यूज करते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, जहां पे उन्होंने नॉलेज अप्लाई करना होता है, वेदर दे आर यूजिंग इनिशियली investing.com, थोड़े से आप एडवांस हो जाएंगे, जब थोड़ा सा आप अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, तो फिर आप tradingview.com यूज कर रहे होंगे। शुरू में लोग ज्यादा investing.com क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये बहुत सिंपल है, सिंपल टू यूज। मैं भी यही यूज कर रहा हूं, अभी आपके सामने यही ओपन करूंगा। और उसके बाद समटाइम्स क्या होता है कि investing.com के ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ जाता है, इसके सर्वर में बाज औक़ात प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए अगर कभी, क्योंकि पूरी दुनिया में हद से ज्यादा ये यूज हो रही होती है वेबसाइट। तो फिर आप इसका अल्टरनेट क्या है कि फौरन आप ये वाली वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक दो दफा आप यूज करेंगे और इसको स्टडी करेंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे। तो लेकिन इसके अंदर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, ये स्टफ नहीं होती, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके ऊपर भी लोड है, और जो स्पेशली बड़े ट्रेडर्स हैं, बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, वो ये यूज करती हैं। ओके जी। इनके दोनों इनके प्लान्स हैं, फ्री वाला भी वर्जन है और पेड वर्जन भी है। तो हमने जब भी यूज करना है फॉरेक्स में, शुरू में हमने फ्री वाले ही यूज करने हैं, जब तक हमें समझ नहीं आ जाती, पैसा नहीं लगाना हमने। तो अभी हम क्या करने लगे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज हमने कैंडल, एक कैंडल के बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, इसको स्टडी करना है। तो सबसे पहले मैं investingview.com ओपन करने लगा हूं आपके सामने। और ओके जी, ये वेबसाइट ओपन है, लेकिन मैं इसको क्रॉस करता हूँ, और ताकि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है। ओके जी। ये वेबसाइट है जी investing.com, और इस तरह का इसका फ्रंट पेज ओपन होता है, ये आपके सामने। इसमें बहुत मटेरियल है स्टडी करने के लिए, लेकिन हम क्योंकि टू द पॉइंट रहना चाहते हैं, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट के प्रिंसिपल को सामने रखते हुए, अब देखें यहाँ पे ये वेबसाइट का फ्रंट पेज ओपन हो गया, होम पेज जिसे कहते हैं। तो सबसे टॉप के ऊपर यहाँ पे ये बड़ा बड़ा investing.com लिखा हुआ है, इसके सामने इस वेबसाइट का अपना सर्च इंजन है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके सर्चिंग बार में आप किसी भी पेयर की पूरी सिंबल लिखेंगे, ठीक है, जो भी जिसका भी चार्ट आप ओपन करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ओपन करना चाह रहे हैं गोल्ड का, XAU और USD। जैसे मैंने गोल्ड वर्सेस अमेरिकन डॉलर की पूरी सिंबल लिखी पेयर की, तो आप देखें नीचे उसने मुझे दो पेयर्स जो हैं वो ओपन करके दिए हैं। तो अब एक पेयर जो है दैट इज गोल्ड स्पॉट US डॉलर, यानी वर्सेस US डॉलर। स्पॉट का मतलब रियल गोल्ड। और नीचे एक फ्यूचर है। आपको पता है कि फ्यूचर जहां पे वर्ड यूज आएगा, दैट दैट बिलोंग्स टू अ पेपर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फ्यूचर का मतलब है कि एक कागज के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट। हमने फ्यूचर के ऊपर नहीं जाना, हमने रियल के ऊपर जाना है, स्पॉट के ऊपर जाना है, पेयर कोई भी हो, ठीक है जी। तो हम ये गोल्ड स्पॉट, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती एक्सपायरी की, ठीक है, वो अनलिमिटेड टाइम के लिए ओपन रहता है। तो हम गोल्ड स्पॉट US डॉलर को क्लिक करेंगे। तो अगला जो पेज ओपन होगा,
ठीक है, वो इस तरीके से होगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपका जो भी पेयर है उसकी ये प्राइस चल रही होती है। ठीक है, और थोड़ा सा इस पेज को नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि ये एक रफ सा आपको या डल सा चार्ट नजर आ रहा है। तो इस डल से चार्ट के ऊपर राइट कॉर्नर पे यहाँ पे आप देखें ये टेक्निकल चार्ट लिखा हुआ है। तो इस टेक्निकल चार्ट का मतलब होता है कैंडल्स वाला चार्ट। तो इस टेक्निकल चार्ट को हमने क्लिक करना होता है। जैसे ही हम टेक्निकल चार्ट को क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा उसके ऊपर आप देखेंगे सेम इसी जगह के ऊपर डल चार्ट की जगह पे हमारी कैंडल्स वाला चार्ट ओपन हो जाएगा। एक और बात कि ये जो investing.com वेबसाइट है, जब भी आप इसका नया पेज ओपन करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पेज जब भी ओपन होगा, जैसे ये देखें नया पेज ओपन हुआ है, तो यहाँ पे राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे एक ऐड आ जाएगा। ये देखें ये वाला ऐड आ गया। तो इसको आपने एक दफा क्लोज करना होता है। तो एक जब भी नया पेज ओपन होगा एक टाइम पे ये आएगा, उसको आप एक दफा क्लोज कर देंगे तो फिर दोबारा ये ऐड नहीं आएगा। अब आप देखें कि वो टेक्निकल चार्ट को जब हमने क्लिक किया तो नेक्स्ट पेज जो ओपन हुआ वहां पे ये कैंडल्स वाला चार्ट ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये ऊपर फुल स्क्रीन के ऑप्शन से हम इसको फुल स्क्रीन पे ले जाएंगे। अब आप देखें कि हमारे सामने गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया है। आप इस तरह से किसी भी पेयर का चार्ट ओपन कर सकते हैं। स्टेप्स यही है, तरीका आपने यही फॉलो करना है। तो लेकिन इसकी अच्छी बात क्या है कि अब देखिए कितनी बड़ी स्क्रीन है, और हमारी स्क्रीन के ऊपर हम इसको कैंडल्स को जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम हंड्रेड्स ऑफ कैंडल्स को एक ही जगह के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर आप देखें यहाँ पे ये टाइम, एक सेकेंड जी। ओके जी। तो यहाँ पे आप देखें कि ये ऊपर ये जो पेयर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, पेयर की सिंबल लिखी हुई है ऊपर। तो इसके साथ यहाँ पे टाइम की जो बार्स हैं वो भी चल रही हैं। यहाँ पे ये एरो है, इस एरो को आप 15 के साथ इसको एरो को क्लिक करेंगे तो टाइम इंटरवल्स दिए हुए हैं डिफरेंट, कि आप कितने टाइम की कैंडल्स वाला चार्ट ओपन करना चाहते हैं। लेट से मैं कहता हूँ कि मैं सबसे बड़ा जो चार्ट होता है वो 1 मंथ वाला होता है, एक महीने वाला। मैं 1 मंथ का चार्ट ओपन करना चाह रहा हूं। तो ये सबसे बड़ा चार्ट ओपन हो गया है, जिसका मतलब क्या है कि एक महीने की एक कैंडल है। ये महीना सर अभी मंथ कौन सा चल रहा है? ये चल रहा है जी अगस्त का। तो अगस्त के महीने की ये कैंडल चल रही है, ये देखें, जो 1 अगस्त 2023 को शुरू हुई थी। जो भी अगस्त के महीने की एंडिंग डेट होगी, लास्ट डेट, उस डेट को रात को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2 या 3 बजे, सर्दी और गर्मी के हिसाब से, ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो एक महीने की इस चार्ट में एक कैंडल है। जिस तरीके से देखें ये जो पिछली कैंडल क्लोज हो चुकी हुई है ये जुलाई के महीने की है। नीचे देखें डेट स्टैंप नजर आ रही है, टाइम स्टैंप, आपको डेट स्टैंप। और ये वाली जो पिछली कैंडल है ये जून के महीने की है, जून 23 की। तो इस तरीके से आप देखें कि अगर आप थोड़ा सा जूम आउट कर लें तो आपको आराम से 100 प्लस माइनस कैंडल्स जो है एक ही पेज के ऊपर नजर आ सकती हैं। ठीक है, और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देखें कि यहाँ पे आप अगर पीछे देखें लेफ्ट साइड पे तो ये 2005 का डेटा दिखा रहा है, बल्कि 2004 का डेटा शुरू हो रहा है यहाँ से। ठीक है, मार्च 2004 से। तो उस वक्त आप देखें गोल्ड कहाँ पे था मार्च 2004 में? $428 राइट साइड पे आप प्राइस देखें। और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ऊपर जाता जाता, तो यहाँ पे इस जगह पे देखें 2011 के अगस्त में वो एक उसने बहुत पीक पे चला गया था। तो वो पीक पॉइंट क्या था? 1914 1915 के ऊपर, 1920 के ऊपर। ठीक है, फिर वहां से आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हुआ, और फिर अगस्त 2013 में आप देखें कि कितना नीचे आया था। बल्कि यहाँ पे आप देखें 2016 में ये 1057 तक भी आया था। कहाँ से गिर के? 1920 से गिर के, और 1040 पे भी आया था। यहाँ पे आप देखें 1050 पे। ठीक है, ये कब की बात है? 2016 में। फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां से ऊपर जाते हुए फिर उसने जो पिछला हाई था ये वाला, ठीक है, 2011 का, उसको ब्रेक करके नया हाई बनाया था कब? 2020 में, अगस्त 2020 में। और वो कहाँ तक गया था? $2070 पर ओंस पे उसका रेट गया था। फिर वहां से गिरा नीचे, और किधर आके रुका?
यहाँ पे 1677-78 के ऊपर, फिर वहां से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर उसने पिछला जो हाई था, ठीक है, ये वाला, उसको दोबारा टच किया यहाँ पे, कब जाके, ये कोरोना के दिनों में, 2022 में, कोरोना जब पीक पे था, बल्कि नहीं, कोरोना यहाँ पे पीक पे था इस जगह पे, ये पहला हाई इसने कोरोना के दिनों में लगाया था, दूसरा हाई कोरोना के खत्म होने के बाद लगा, उसके बाद ये फिर नीचे गिरा और ये 1623 तक आया, ठीक है, यहाँ तक। फिर ये कब आया, 2022 के नवंबर में, फिर यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाके इसने जो प्रीवियस हाई था उसको टच किया, यहाँ पे आप देखें 2070 को, फिर वहां से अब नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पिछले काफी सारे सालों की जो मूवमेंट है किसी भी पेयर की प्राइस की, वो आप, अगर बड़ा चार्ट है आपके सामने बड़ी स्क्रीन पे खुला हुआ, लैपटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर, तो आप उसको हंड्रेड्स ऑफ कैंडल्स पास्ट की भी देख सकते हैं, और आपको एक बेहतर, वो कहते हैं ना, बड़ी पिक्चर आपके सामने आ जाती है, जो पास्ट की जो प्राइस मूवमेंट्स के पॉइंट्स होते हैं उनके हिसाब से। ओके, अब हमने करना क्या है जी, कि यहां से जो 1 मंथ से छोटी कैंडल होती है, वो होती है 1 वीक की। अगर आप 1 वीक का चार्ट ओपन करेंगे, तो आपके सामने आप देखें कि ये एक कैंडल 1 वीक की जो है वो आ गई है। अब देखें, ये वाली जो कैंडल क्लोज हो चुकी है, ये वाली सेकंड लास्ट, ठीक है, ये पिछले वीक की थी, लेकिन अब जो आज मंडे है, तो आज से नया वीक शुरू हुआ है, तो ये कैंडल देखें, आज के एक दिन की ये कैंडल है, ये पूरे वीक में, यानी फ्राइडे की रात को, 5 दिन का हमारा वीक होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, 2 दिन तो ऑफ होता है, तो ये 5 दिन की ये एक कैंडल बनेगी, ये नीचे भी आ सकती है, ऊपर भी जा सकती है, लेकिन ये कैंडल है हमारे इस वीक की, ठीक है, अभी तो ओपन हुई है। इसी तरीके से आप थोड़ा सा अगर और 1 डे का चार्ट, 1 वीक से छोटा होता है, उसको ओपन करेंगे, तो आपके सामने डेली का चार्ट आ जाएगा, यानी एक कैंडल एक दिन की है, ये आज की कैंडल है यहाँ से, ठीक है जी, और बाकी पिछली कैंडल्स देखें, ये हर एक कैंडल एक दिन की है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट जो टाइम की कैंडल्स का चार्ट होता है वो हम ओपन कर सकते हैं। और ज्यादातर हमने कौन से चार्ट यूज करने होते हैं, 1 घंटे का, 1 आवर का चार्ट, 1 घंटे की कैंडल का, और उसके बाद हमने 4 घंटे का करना होता है, और एक दिन का। ये जो तीन चार्ट्स है ना, 1 घंटा, 4 घंटे और एक दिन का, ये हम ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा, कोशिश ये याद रखें कि हम ये वाले जो चार्ट्स हैं बीच में, जैसा कि 2 आवर्स का है, ये भी हम यूज नहीं करते, और 5 आवर्स का जो है ये भी हम यूज नहीं करते, और 45 मिनट्स वाला है ये भी हम यूज नहीं करते, ठीक है। क्यों यूज नहीं करते? इसलिए कि पूरी दुनिया में जो ज्यादातर ट्रेडर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स ये चार्ट यूज नहीं करती, 45 मिनट का भी नहीं करती, 2 घंटे का भी नहीं करती, और 5 घंटे का भी नहीं करती। बाकी जितने भी चार्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा दुनिया में यूज होते हैं, वो एक तो 30 मिनट वाला यूज होता है सबसे ज्यादा, फिर 1 घंटे वाला होता है, फिर 4 घंटे वाला, फिर एक दिन वाला, ठीक है, और 1 वीक और 1 मंथ वाले। ये जो 3 और 3 6 चार्ट्स है ना, 30 मिनट का, इवन 15 मिनट का भी आगे चल के आप इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, ये चार्ट तो हम यूज करेंगे, क्योंकि ये बेहतर हमें आइडिया देगा, क्योंकि इन्हीं चार्ट्स को ज्यादातर दुनिया में ट्रेडर जो है वो यूज कर रहे होते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है कि 45 मिनट वाला, और 2 आवर्स वाला, और 5 आवर्स वाला, ये चार्ट हम यूज नहीं करते। इसको अगर हम यूज करेंगे तो ये हमें क्लियर पिक्चर नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेजॉरिटी जो ट्रेडर हैं इसको यूज नहीं कर रहे। ओके जी, आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अब देख लेते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उसके हवाले से, कि जो कैंडल होती है वो बनती कैसे है, और उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कितने होते हैं। तो उससे पहले, बात करने से पहले, मैं देखें सबसे जो छोटी कैंडल है 1 मिनट की, मैं वो ओपन करने लगा हूं। जैसे ये हमारा जो चार्ट ओपन हुआ है, ये आप देखें राइट साइड के ऊपर, ये 1 मिनट वाली कैंडल है। तो अब आप देखें मेरे लैपटॉप के ऊपर अभी टाइम है 8:32। ठीक है, तो अभी ये कैंडल शुरू हुई है, ये राइट मोस्ट पे। जैसे ही 1 मिनट पूरा होगा, 8:33 होंगे, तो ये वाली जो कैंडल होगी, जहां पे होगी वहां पे क्लोज हो जाएगी, और अगली नई राइट साइड पे नई कैंडल शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब आप नोट करें इस जो लाइव कैंडल चल रही है इस वक्त, कि जैसे ही अगर प्राइस ऊपर जाती है तो ये कलर जो है पूरा ग्रीन ऊपर मूव करता है,
ये चेक करें। और प्राइस नीचे आई तो पीछे ऊपर ये देखें एक डंडा सा धागा सा ब्लैक कलर की लाइन पीछे छोड़, ट्रेस जिसे कहते हैं ये वाला, ये देखें पीछे छोड़ रहा है और कलर वापस नीचे आ रहा है। तो प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो ग्रीन कलर ऊपर जा रहा है, और अगर प्राइस ऊपर से वापस नीचे आ रही है तो पीछे एक लाइन सी ब्लैक कलर की पीछे रह रही है। और फिर देखें प्राइस ऊपर जा रही है तो ग्रीन कलर। अब देखें मेरे लैपटॉप पे अभी टाइम चेंज हुआ, 8:33 हो गए, तो वो यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, अगले मिनट वाली कैंडल उसके आगे से शुरू हो गई। और जिस जगह से शुरू हुई यहां से, इससे अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो कैंडल का कलर ग्रीन होना शुरू हो जाएगा, और ओपनिंग पॉइंट से अगर प्राइस नीचे जाएगी तो देखें कलर रेड होना शुरू हो गया। ये भी चेक करें, ये जहां पे मेरा माउस है ये ओपनिंग पॉइंट है इस कैंडल का। इस ओपनिंग पॉइंट से अगर कैंडल नीचे जाएगी तो कलर रेड होना शुरू हो जाएगा, और जितना ऊपर जाती जाएगी उतना ग्रीन कलर साथ मूव करेगा। कैंडल कितने भी टाइम वाली हो, चाहे 1 मिनट वाली हो चाहे 1 दिन वाली हो, कोई भी कैंडल हो, टाइम मैटर नहीं करता, उसका जो पैटर्न है मूवमेंट का वो यही मिलेगा आपको, कि जिस जगह से अपने टाइम के ऊपर कैंडल ओपन होगी, ओपनिंग पॉइंट से अगर ऊपर जाएगी तो ग्रीन कलर, ओपनिंग पॉइंट से नीचे जाएगी तो रेड कलर होना शुरू हो। अब देखें ये टाइम 1 मिनट पूरा हुआ, अगली कैंडल यहां पे ओपन हुई, ओपनिंग पॉइंट से नीचे जा रही है तो देखें रेड कलर बन रहा है, ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जाएगी तो ग्रीन कलर, देखें अब ग्रीन कलर हो गया। और वापस जब रिट्रेस करती है, ठीक है, वापस आएगी तो पीछे वो लाइन ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ब्लैक कलर की लाइन छोड़ के आ जाएगी। ये चेक करें, अब ये ओपनिंग पॉइंट के बिल्कुल पास आई, उसके ऊपर गई तो ग्रीन कलर। मैं देखना चाह रहा हूं, आपको दिखाना चाह रहा हूं कि एक कैंडल ओपनिंग पॉइंट से जब नीचे जाएगी, प्राइस नीचे गिरेगी, तो वो रेड कलर कैसे लेके जाती है। अभी देखें 8:34 हुए हैं, तो जैसे ही 8:35 होंगे तो ये कैंडल 1 मिनट वाली जहां पे होगी वहां पे स्टॉप हो जाएगी, यानी क्लोज हो जाएगी। स्टॉप होने का मतलब, और अगली जो नेक्स्ट कैंडल होगी राइट साइड पे वो उसी जगह से, ये देखें अब अगली कैंडल शुरू हुई, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है। ओपनिंग पॉइंट से प्राइस नीचे देखें थोड़ी सी आ रही है तो रेड कलर हुआ था, ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जा रही है तो ग्रीन कलर। ओके जी। अब हम थोड़ा सा जी स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं, व्हाइट स्क्रीन के ऊपर, और इसको डिटेल में हम समझ लेते हैं कि हमने लाइव अभी कैंडल चलते हुए एक्सपीरियंस किया, उसको देखा, ऑब्जर्व किया, तो हमें कुछ इस तरीके से फील हुआ कि जब भी कोई कैंडल, नई कैंडल, चाहे 1 मिनट वाली या जितने भी टाइम वाली, जिस जगह से ओपन होती है, शुरू होती है अपने टाइम के ऊपर, तो उस पॉइंट को मैं ब्लैक लाइन से मार्क कर लेता हूं। ये फॉर एग्जांपल एक कैंडल है, वो यहां पे जिस जगह से शुरू होगी उस पॉइंट को हम कैंडल का ओपनिंग पॉइंट यानी ओपन कहते हैं, और ओपन को हम ओ से लिखते हैं शॉर्ट में। ओपन का मतलब फॉरेक्स में वो पॉइंट होता है जहां पे कोई भी नई कैंडल जिस पॉइंट से स्टार्ट होती है, शुरू होती है, उस पॉइंट को हम ओपन पॉइंट कहते हैं, ओपन ऑफ कैंडल। ठीक है जी। अब प्राइस जो मूव करती है, हमें पता नहीं होता पहले से कि अब कोई भी कैंडल जब ओपन हुई है, शुरू हुई है, तो वो ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। हम कहते हैं कि वो अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो उसका ओपनिंग पॉइंट से तो उसका जो कलर है वो ग्रीन होता जाएगा। ठीक है जी। और अगर ओपनिंग पॉइंट से कैंडल नीचे जाती है, जितना नीचे जाती जाएगी उतना उसका जो कलर होगा वो रेड होता जाएगा। हम लाइव एक्सपीरियंस देख चुके हुए हैं। तो अब जहां तक ये बात है कि जब भी कोई कैंडल ओपन होती है तो क्या वो ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, हमें नहीं पता। इस चीज का फैसला करता है सप्लाई एंड डिमांड, कि प्राइस ऊपर जाएगी किसी कैंडल की, किसी कैंडल के अंदर, या नीचे जाएगी। दैट डिपेंड्स अपॉन सप्लाई एंड डिमांड एट दैट टाइम, उस कैंडल के टाइम के दौरान।
अगर तो सप्लाई मींस सेल्स के ऑर्डर्स, जो ट्रेडर बैठे हुए हैं उन्होंने टोटल सेलिंग ऑर्डर्स कितने लगाए हैं, एक, ठीक है, टोटल जो नंबर ऑफ सेल ऑर्डर्स हैं, सेल्स के ऑर्डर्स जो हैं, ट्रेड्स हैं, उसको हम सप्लाई कहेंगे। और डिमांड मींस यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में कितने लोगों ने टोटल बाय के ऑर्डर्स लगा दिए हैं, ट्रेड्स ले ली हैं बाय की, इस पॉइंट से टोटल बाय ऑर्डर्स, ठीक है, एट अ स्पेसिफिक टाइम, यहां पे इस जगह की बात हो रही है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं थोड़ा समझने के लिए कि फॉर एग्जाम्पल 50% जितना भी ट्रेड वॉल्यूम है, 50% बाय के ऑर्डर लगे हुए हैं यहां पे, और 50% ही सेल के ऑर्डर लगे हुए हैं इक्वल, तो क्या होगा कि ये प्राइस यहां पे ही खड़ी रहेगी, ये कैंडल यहां पे ही खड़ी रहेगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। अब जैसे ही इधर से परसेंटेज किसी भी टीम में, बायर टीम में या सेलर टीम में बढ़ेगी, ठीक है, एक साइड पे अगर परसेंटेज बढ़ेगी तो दूसरी साइड पे कम हो जाएगी ना, तो वो बढ़ने वाली जो परसेंटेज है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम बायर्स की बात करते हैं कि ये बायर्स हैं, ठीक है, बायर्स इधर बैठे हैं, तो लेट्स से कि ये 50 से 51% हो जाता है, 1% और ऐड हो गए, तो इधर 50 से 1% लेस हो जाएगा, यहां से -1%, तो 49% रह जाएंगे। तो इट मीन्स कि प्राइस अब ऊपर मूव करना शुरू हो जाएगी यहां से, और जैसे ही प्राइस ऊपर मूव करना शुरू होगी, ठीक है, तो लोग इस पॉइंट को वॉच कर रहे होंगे, तो वो देखा देखी में बड़ी तेजी के साथ यहाँ पे और बायर्स ऐड होना शुरू होंगे, और इधर से माइनस होना शुरू हो जाएंगे, इधर से 48% रह जाएंगे, 47% रह जाएंगे, इधर कम हो रहा है सेलर और इधर बायर बढ़ते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। इट मीन्स के डिमांड बढ़ गई है, ठीक है, डिमांड बढ़ने की वजह से यानी बाय के ऑर्डर जो जो बढ़ते जाएंगे तो प्राइस ऊपर मूव करती जाएगी। और कलर, जो कैंडल्स का कलर होगा, आप देखेंगे कि वो ग्रीन, लंबी लंबी कैंडल्स बन रही होंगी, जैसे 1 मिनट के केस में भी आपने देखा है कुछ 4 मिनट पहले। सिमिलरली अगर सेलर्स की तादाद ज्यादा हो जाए, ठीक है, सेलर्स की परसेंटेज में इजाफा होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि बायर्स की परसेंटेज कम होना शुरू हो जाएगी, तो फिर बड़ी तेजी के साथ प्राइस नीचे आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सेलर ज्यादा हो गए अगर, तो सेल वाले तो ऑर्डर प्राइस को नीचे लेके जाते हैं ना, तो इस तरीके से कैंडल मूव कर रही होती है। ओके जी, हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हैं ताकि टाइम भी हमने बचाना है अपना। तो हम बात ये कर रहे थे कि कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट होता है, उसको हम ओपन ऑफ कैंडल कहते हैं। वो ओपनिंग पॉइंट वो होता है जहां से कोई भी कैंडल शुरू होती है। फॉर एग्जांपल एक कैंडल इस पॉइंट पे ओपन हुई, स्टार्ट हुई, और इसको हम कहेंगे पॉइंट को ओपन, और इसको ओ से लिखेंगे, ओपन ऑफ कैंडल। थोड़ी देर के बाद हो सकता है फॉर एग्जांपल कि ये कैंडल यहां से ही बायर ज्यादा हो जाए, तो ये ऊपर जाना शुरू हो जाए। तो जब भी ये कैंडल अगर ऊपर जाएगी तो पूरा जो कलर है कैंडल का वो ऊपर जाना शुरू होगा, हम देख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये यहां तक कैंडल, या कैंडल का मतलब होता है प्राइस, क्योंकि कैंडल जो मूव करती है ना ऊपर या नीचे, उस कैंडल की मूवमेंट के साथ हमें प्राइस का पता चल रहा होता है कि अभी इस वक्त क्या प्राइस चल रही है। तो कैंडल्स को हम प्राइस भी कहते हैं क्योंकि वो प्राइस के बारे में ही बता रही होती है। तो हम कहते ये हैं जी कि ये कैंडल यहां तक, बल्कि यहां तक गई ऊपर, इस जगह तक, तो इसका जो सारा कलर है वो यहां तक ग्रीन गया, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये प्राइस नीचे आना शुरू हुई, यानी कैंडल यहां तक जाने के बाद, इस जगह पे पहुंचने के बाद, यहां से वापस प्राइस नीचे आना शुरू हो रही है, अब नीचे आना शुरू हो रही है। तो क्या होगा, हम देखेंगे कि पीछे ऊपर से ये जो ग्रीन कलर है ये भी नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऊपर से ग्रीन कलर नीचे आना शुरू हो जाएगा। और पीछे जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे एक, जितना वो नीचे आएगा, जहां से नीचे आया वहां पे एक सेंटर में ब्लैक
कलर की लाइन जो है वो इस तरीके से बच जाएगी। ऐसा ही हमने देखा, ठीक है। और कलर अगर नीचे आएगा ग्रीन, तो ये ब्लैक कलर की लाइन और सामने आना शुरू हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर ओपन पॉइंट से, जब भी ओपनिंग पॉइंट से प्राइस नीचे जाएगी, ओपनिंग पॉइंट से अगर प्राइस नीचे जाएगी, तो कैंडल का जो कलर है वो रेड होना शुरू हो जाएगा। जितना वो नीचे जाती जाएगी उतना कैंडल का रेड कलर भी साथ मूव करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये कैंडल प्राइस जो थी वो यहां तक आई थी नीचे, तो यहां तक ये सारा कलर इसका जो है वो रेड नीचे आया था। लेकिन फिर जिस तरह से ऊपर से ग्रीन कलर नीचे आया, इसी तरीके से जब ब्लैक कलर नीचे से, सॉरी, रेड कलर नीचे से ऊपर जाएगा, तो बीच में एक जो ब्लैक लाइन होती है वो सामने आना शुरू हो जाएगी नीचे से, और रेड कलर ऊपर की तरफ सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी कि ये प्राइस जो है, या कैंडल नीचे से मूव की और यहां पे आके रुकी इस जगह पे, तो इसकी कुछ शेप इस तरीके से बन जाएगी कि नीचे जहां तक गई थी वो सेंटर में ब्लैक लाइन ऐसे हमें नजर आएगी। ये बात क्लियर होगी जी? ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे कि अब मैं सिर्फ एक कैंडल बनाता हूं। ये ओपनिंग पॉइंट है कैंडल का, कोई भी कैंडल, और ये कैंडल यहां से पहले गई यहां तक ऊपर, तो ये इसका कलर ऊपर गया ग्रीन यहां तक। लेकिन वही कैंडल फिर अभी टाइम पूरा नहीं हुआ, चाहे फर्ज करें 1 मिनट की कैंडल है, ठीक है, यहां तक गई थी और फिर यहां से वापस नीचे आना शुरू हो गई। जब नीचे वापस आना शुरू होगी तो ऊपर से इसका कलर नीचे आना शुरू हुआ इस तरीके से, और जितना तेजी से कलर नीचे जाता गया, ऊपर जो है पीछे एक रेड जो ब्लैक लाइन है वो हमें रहेगी सेंटर में से, ये कि यहां तक ये गई थी ऊपर, ये पीक पॉइंट था इसका। और जैसे ही ये नीचे जाते हुए ओपनिंग पॉइंट से नीचे जाएगी, तो इसका जो कलर होगा वो रेड होना शुरू हो जाएगा। अगर प्राइस नीचे जा रही है तो जितना नीचे जाती जाएगी इसका जो कलर होगा वो रेड होना शुरू हो जाएगा। ओपनिंग पॉइंट से नीचे जाएगी तो कलर रेड होना शुरू हो जाता है। ओपनिंग पॉइंट से जैसे ही प्राइस ऊपर मूव करेगी कैंडल, तो उसका कलर ग्रीन होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। अब फर्ज करें कि ये कैंडल यहां तक आई थी, नीचे इस जगह तक, यहां तक, लेकिन इसका रेड कलर यहां तक आया था। लेकिन क्या हुआ कि इस कैंडल का जब टाइम पूरा हुआ, ठीक है, टाइम पूरा होने से पहले ये फिर प्राइस ऊपर जाना शुरू हुई वापस नीचे से। तो फर्ज करें यहां तक आ गई इस जगह तक, तो पीछे नीचे की तरफ जितना प्राइस ऊपर आई है वो एक ब्लैक लाइन नीचे रह जाएगी इस तरीके से। अब एज्यूम करते हैं जी कि इस कैंडल का जो टाइम था ना, जितना चाहे 1 मिनट टाइम था फर्ज करें, तो वो यहां पे इसका टाइम पूरा हो गया जब ये कैंडल इस जगह पे थी, तो ये कैंडल यहां पे ही क्लोज हो जाएगी। तो इसका जो क्लोजिंग पॉइंट होगा उसको हम क्लोज ऑफ कैंडल कहते हैं, और या सी से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं क्लोज ऑफ कैंडल। ठीक है जी। तो अब आप देखें कि ये एक कंप्लीट कैंडल है जो इस जगह से शुरू हुई, ओपनिंग पॉइंट ये है, यहां से पहले ये ऊपर गई थी। जब ऊपर गई थी तो इसका कलर ग्रीन ऊपर जा रहा था, यहां तक ग्रीन कलर गया था पूरा इसका यहां तक। लेकिन फिर हमने देखा कि जब प्राइस वापस नीचे आना शुरू हुई तो ये ग्रीन कलर सुकड़ना शुरू हुआ, वापस नीचे आया। और जब ओपनिंग पॉइंट से प्राइस नीचे गई तो रेड कलर नीचे जाता गया, और इस पॉइंट से नीचे से, ठीक है, जब ये ऊपर गई प्राइस, तो फिर ये रेड कलर जो था ये ऊपर सुकड़ा, और पीछे जो है ब्लैक कलर नीचे की तरफ एक ब्लैक कलर की लाइन रह गई। ठीक हो गया जी। और फिर हमने देखा कि जहां पे मैंने क्लोज लिखा है कि यहाँ पे इस कैंडल का टाइम पूरा हुआ, तो जहां पे ये कैंडल क्लोज हुई या इसका टाइम खत्म हुआ उसको हमने कह दिया कि ये क्लोज पॉइंट है कैंडल का। तो अब आप देखें कि एक जो कंप्लीट कैंडल होती है उसके 4 पॉइंट्स बने। एक ओपनिंग पॉइंट ये वाला,
जिसको हम ओ से लिखते हैं, और एक इसका जो ऊपर की तरफ हाईएस्ट पॉइंट है, ये वाला पीक पे जो जो ये गई थी ऊपर की तरफ, इस पॉइंट को हम हाई ऑफ कैंडल कहते हैं। किसी भी कैंडल का जो ऊपर की तरफ पीक पॉइंट होता है उसको हम हाई ऑफ कैंडल कहते हैं, या एच से लिखते हैं उसको। और इसी तरीके से एक सबसे नीचे लोएस्ट पॉइंट है इस कैंडल का, उस पॉइंट को हम कहेंगे लो ऑफ कैंडल, या उसको एल से लिखेंगे। ठीक है जी। और एक है कि जिस पॉइंट के ऊपर कैंडल क्लोज होती है उसको हम क्लोजिंग पॉइंट ऑफ कैंडल कहते हैं, और इसको हम सी से लिखते हैं। तो एक कंप्लीट कैंडल के ये 4 पॉइंट्स होते हैं। ओपनिंग पॉइंट, उसके बाद क्लोज होने से पहले वो कितना हाई जाती है ऊंचा, वो हाई पॉइंट बन जाएगा पीक पे। कितना नीचे जाती है वो लो पॉइंट बन जाएगा। और फिर चौथा पॉइंट होता है कि क्लोजिंग पॉइंट, कि कैंडल का टाइम कहां पे पूरा हुआ, वहां पे वो क्लोज जहां पे होती है उसको क्लोजिंग पॉइंट कहते हैं। अच्छा, याद रखने वाली बात है कि किसी भी कैंडल का जब वो क्लोज हो जाए, जब वो उसका टाइम पूरा हो जाता है, तो वो प्रिंट हो जाती है ना, फिर हमेशा हिस्ट्री का हिस्सा बन जाती है, प्रिंटेड रहती है पेज के ऊपर, चार्ट्स में। तो जो क्लोज्ड कैंडल होती है, हम बात कर रहे हैं अभी किसी भी एनी क्लोज्ड कैंडल, जो भी कैंडल क्लोज हो चुकी है उसका जो कलर, हमें कलर वाला हिस्सा नजर आ रहा होता है रेड कलर का या ग्रीन कलर का, जो कलरफुल पार्ट होता है, दैट इज ऑल दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ओपनिंग पॉइंट टू क्लोजिंग पॉइंट्स। ये याद रखने वाली बात है कि कोई भी कैंडल जो क्लोज हो चुकी है उसका जो भी हमें कलरफुल पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है, कलरफुल पार्ट, जैसे ये कैंडल है, इसका जो कलर कलर वाला हिस्सा है वो ये है, यहां से ये कलर है रेड कलर इसका। तो ये कलरफुल पार्ट क्लोज्ड कैंडल का ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक होता है। ठीक है जी। इसका रेड कलर क्यों है? क्योंकि ये ओपन ऊपर हुई थी और क्लोज नीचे जाके हुई है, तो इसलिए ये रेड कलर है। और याद रखने वाली बात है कि किसी भी क्लोज्ड कैंडल का ओपनिंग पॉइंट से लेके, यहां से लेके, और क्लोजिंग पॉइंट तक का, यहां तक का जो फासला होता है, इसको हम बॉडी ऑफ कैंडल कहते हैं जी। बॉडी ऑफ कैंडल। और ये बॉडी जो होती है ये कलरफुल होती है। कौन सा कलर होता है? या इसका ग्रीन कलर होगा, ठीक है, या इसका रेड कलर होगा। और ये जो कलर होगा ये ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट का पूरा फासला होता है। ये बात क्लियर होगी जी। और इस कलरफुल पार्ट को, लेकिन कौन सी कैंडल की बात हो रही है? जो क्लोज हो चुकी है, जो अभी मूव कर रही है लाइव, उसकी बात नहीं हो रही। ठीक है। तो उस क्लोज्ड कैंडल की जो हमें कलरफुल पार्ट नजर आ रहा होता है वो बेसिकली उसकी बॉडी होती है। ये सारी इसकी क्या है जी? बॉडी। जो कि इसका कितना लंबा होगा, ये कलरफुल बॉडी कितनी लंबी होती है, कितनी छोटी होती है, ये फासला होता है ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट का। ठीक है जी। अच्छा, कुछ कैंडल्स ऐसी आपको नजर आएंगी कि ओपन यहां पे हुई, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, थोड़ी सी ऊपर गई यहां पे, ठीक है, और फिर वापस नीचे आई यहां पे, और इसका जहां यहां पे आई इस जगह पे, तो इसका टाइम पूरा हो गया, ये क्लोजिंग पॉइंट हो गया। तो अब इस कैंडल का जो कलरफुल पार्ट होगा वो कहां से कहां तक होगा? ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का। ओपन ऊपर, क्लोज नीचे। तो इसकी बॉडी इतनी है, बस बॉडी का साइज इतना है, तो बॉडी का कलर क्या होगा? रेड। लेकिन आप देखें इसकी बॉडी कितनी छोटी है, और इसका जो हाई पॉइंट है वो ये है, और लो पॉइंट है वो ये है जहां तक ये नीचे आई है। ठीक है जी। और कुछ कैंडल्स आपको इस तरह की भी नजर आएंगी। कैंडल की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं कि इस जगह से ओपन हुई, ये इस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट है, ओपन होने के बाद ये ऊपर ही गई,
और यहां पे पहुंची तो इसका टाइम पूरा हो गया, तो इस पॉइंट को हम क्लोजिंग पॉइंट कहेंगे। अब आप देखें कि इसका जो कलर होगा इस कैंडल का, वो कहां से कहां तक होगा और कौन सा होगा, रेड होगा कि ग्रीन होगा। हमने देखना यह है कि ओपन नीचे हुई और क्लोज ऊपर जाके हुई तो कलर होगा ग्रीन। ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो सारा फासला है वो कलरफुल होगा। अब ये भी एक कैंडल की शक्ल है, और इस कैंडल में आप देखें कि सिर्फ इसके दो पॉइंट्स हैं, एक ओपनिंग पॉइंट है और एक क्लोजिंग पॉइंट है। इसमें चार पॉइंट्स नहीं है, इसमें दो ही पॉइंट्स हैं। तो इसका जो ओपनिंग पॉइंट है यही इसका लो भी है, इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है यही इसका हाई भी है। ओपनिंग क्लोजिंग भी है और हाई भी है, तो ये भी एक वैलिड कैंडल है। अच्छा, इस तरह से भी आपको नजर आएगी शक्ल कैंडल्स की कि ओपन हुई थी यहां पे, ये इसका ओपनिंग पॉइंट था, ऊपर गई पहले यहां पे, बहुत यहां पे ये इसका हाई पॉइंट हो गया, फिर वापस नीचे आई तो ये नीचे जाके ये क्लोज हो गई इधर जब इसका टाइम पूरा हुआ। तो अब इसका जो कलरफुल पार्ट होगा वो कौन सा होगा, ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो फासला होगा ये सारा इसका कलरफुल पार्ट होगा। बॉडी इसकी देखें यहां से शुरू हो रही है और यहां तक है, ओपनिंग से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक। तो कलर रेड होगा कि ग्रीन होगा, ओपन ऊपर हुई क्लोज नीचे हुई तो रेड होगा, प्राइस नीचे आके ओपनिंग के बाद नीचे आके क्लोज हुई है। तो अब देखें इसकी बॉडी कितनी बड़ी बन गई, और इसका लो पॉइंट कौन सा है, यही क्लोजिंग पॉइंट इसका लो पॉइंट भी है। तो इस तरीके से डिफरेंट शेप्स की आपको कैंडल्स चार्ट के ऊपर नजर आती हैं, कौन से वाली, जो क्लोज हो चुकी हुई है, जिनका टाइम खत्म हो चुका हुआ है। जो लाइव कैंडल होती है उसका जब तक टाइम पूरा नहीं होगा उस वक्त तक उसकी फाइनल शेप नहीं बनती, क्योंकि वो मूव कर रही होती है, हमें क्या पता कि वो क्लोज कहां पे होगी। जिस जगह पे ओपन हुई है वो तो हमें पता है। ये बात क्लियर होगी जी। तो कैंडल की शक्ल कोई भी हो, शेप कोई भी हो, वो एक कैंडल ही होती है, वो इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अब एक और बात कि ये जो कैंडल के ऊपर की तरफ बॉडी, ये जो कैंडल की जो बॉडी है, ठीक है, जो कैंडल क्लोज हो चुकी है उसकी बात कर रहे हैं, ऊपर की तरफ आप देखें ये जो धागा सा होता है, इसको, इस धागे को हम विक कहते हैं, विक, WICK, विक, या इसका दूसरा नाम है शैडो, साया जिसे कहते हैं, शैडो ऑफ कैंडल। दो नाम है, विक भी कहते हैं और शैडो भी कहते हैं। इसी तरीके से अगर ये बॉडी के नीचे वाला देखें, ये धागा जो है, इसको भी हम वही कहेंगे, ये विक है कैंडल की, WICK, और इसको आप शैडो भी कह सकते हैं। फर्क क्या हुआ, अगर बॉडी से ऊपर है तो विक या शैडो से पीछे अपर लगा लें, ऊपर वाला विक या ऊपर वाली शैडो, और अगर बॉडी से नीचे है तो इसको हम लोअर लगा लें पीछे, कि ये लोअर विक है कैंडल की या लोअर शैडो है, ये धागा सा जो होता है। याद रखें कि ये जो विक वाला एरिया होता है ना किसी भी क्लोज्ड कैंडल्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाते हैं। ओके जी, मुझे एक सेकंड दें आप, मैं अपना लैपटॉप के साथ चार्जर कनेक्ट कर लूं, बैटरी डेड होने वाली है। ओके जी, मैं बात ये कर रहा था कि कोई भी जो क्लोज्ड कैंडल होती है उसकी, लेट्स से कि ये ओपनिंग पॉइंट है और ये है क्लोजिंग पॉइंट, या ऊपर नीचे भी हो सकता है, ओपनिंग नीचे हो सकता है और क्लोजिंग ऊपर हो सकता है। लेकिन बॉडी के ऊपर वाली विक और बॉडी की नीचे वाली जो विक होती है किसी भी कैंडल की, वो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं। मिसाल के तौर पे एक ये कैंडल है, क्लोज हो चुकी है, और इसकी कुछ इस तरह से शेप हमें नजर आ रही है, ठीक है जी। तो अब इसमें जो ऊपर वाली, बॉडी के ऊपर वाली जो विक है ना,
ये वाला जो एरिया है, मतलब ये तो हम पहले कह चुके हैं कि ये अपर विक या अपर शेडो है, अपर विक और शेडो इसको कह सकते हैं आप, साया कैंडल का। ठीक है जी, इस सारे को, ये जो डंडा है ऊपर की तरफ बॉडी से। लेकिन इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम कैंडल की बॉडी के ऊपर वाला अपर रिजेक्शन एरिया भी कहते हैं। रिजेक्शन और रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट एरिया। इसी तरीके से ये जो नीचे वाला है, नीचे वाली विक, ये इसको एक तो नाम हमने इसको दे दिया ना कि ये लोअर विक है कैंडल की या लोअर शेडो है, लेकिन इसका दूसरा नाम जो है वो लोअर रिजेक्शन और रिट्रेसमेंट एरिया भी कहते हैं जिसको। यानी ऊपर वाली जो विक है या शेडो है उसको ऊपर वाला रिजेक्शन का या रिट्रेसमेंट का एरिया, ठीक है, और नीचे वाली जो विक है उसको नीचे वाली रिजेक्शन या रिट्रेसमेंट का एरिया भी कहा जाता है। इसको समझें। आपने एक कहावत या एक फिक्रा सुना हुआ है कि उल्टे पांव भागना। ठीक है जी, उल्टे पांव जो भागना होता है ना, इसको फॉरेक्स की जुबान में आप कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन और रिट्रेसमेंट। वैसे तो उल्टे पांव भागने की इंग्लिश में कुछ और मतलब होता होगा, इंग्लिश में कुछ और वर्ड्स यूज होते होंगे, लेकिन मैं फॉरेक्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, या जितनी ओके, यहां तक ही रहते हैं, बहुत लंबी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? ठीक है, मतलब ये है कि अब हम रिजेक्शन एरिया को थोड़ा सा समझने लगे हैं। आप देखें कि एक कैंडल है जो ओपन हुई, क्लोज हुई, और ये इसका हाई पॉइंट है, ये इसका लो पॉइंट है। या एक मैं इस तरीके से कर लेता हूं कि यहां पे ओपन हुई, यहां पे क्लोज हुई, और ये इसका हाई पॉइंट है और ये इसका लो पॉइंट है। ठीक है जी, एक कलर जो है कैंडल का वो ग्रीन है बॉडी, और दूसरी कैंडल की जो बॉडी है वो रेड है। ठीक है जी, कलर क्या है, रेड है ग्रीन है, बॉडी का वो मैटर नहीं करता, बात समझ आनी चाहिए। अब आप देखें कि ये ऊपर वाला, पहले हम इस कैंडल को देखते हैं, लेफ्ट वाली को, रेड कैंडल को, कि जब ओपनिंग पॉइंट से प्राइस ऊपर गई थी तो इसका सारा जो कलर था वो यहां तक ग्रीन हुआ था ना, ऐसा ही है। ये सारा कलर ग्रीन हुआ था यहां तक, क्योंकि प्राइस ऊपर गई थी ना, ये हाई पॉइंट है ना इसका, हमें ये तो पता है ना कि ये प्राइस यहां तक भी आई थी, हाई पॉइंट ये है। तो फिर क्या हुआ कि यहां से ये जो हाई पॉइंट था इससे ऊपर जो है वो प्राइस नहीं गई, लेकिन जब यहां से ओपनिंग पॉइंट से यहां तक प्राइस हाई पॉइंट तक ऊपर जा रही थी, तो ये क्यों जा रही थी? क्योंकि बायर्स ज्यादा थे, बायर्स की तादाद ज्यादा थी, और सेलर्स की तादाद कम थी। सेलर्स, बायर्स को हम ग्रीन कलर से लिखते हैं और सेलर को हम लिखेंगे रेड कलर से फॉरेक्स में। मतलब क्या कि बायर का मतलब जो प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, सेलर का मतलब जो प्राइस को नीचे लेके आते हैं। और सेलर्स
की तादाद कम थी, इसलिए प्राइस ऊपर गई ना इस पॉइंट से लेके यहां तक। लेकिन अब यहां से इस पॉइंट से ये जो कैंडल थी ये उल्टे पांव वापस भागी है जी। कैसे, क्यों? अब देखें, इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकी क्योंकि यहां पे सेलर्स बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे, पहले से चार्ट देख रहे थे, नॉलेज था उनके पास। वो यहां से इतनी तेजी से इंटर हुए कि एकदम से प्राइस उल्टे पांव वापस भागी। अब अगर प्राइस इतनी तेजी से नीचे जा रही है तो इसकी वजह क्या है यहां तक? इसलिए क्योंकि अब सेलर ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि अब सेलर्स ज्यादा हैं तादाद में और बायर्स कम हैं, इसलिए प्राइस नीचे आती है। तो आप देखें कि यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसलिए ये जो विक बनी हुई है ब्लैक कलर की, इसको हम रिजेक्शन या रिट्रेसमेंट एरिया भी कहते हैं, क्योंकि इस एरिया में जितनी तेजी से प्राइस ऊपर आई थी उतनी तेजी से ही उल्टे पांव वापस भागी है। एक, ऊपर जाते हुए बायर्स की तादाद ज्यादा थी, लेकिन वापस नीचे जाते हुए सेलर्स की तादाद ज्यादा है। ये बात क्लियर होगी। इसी तरीके से जो क्लोजिंग पॉइंट से नीचे वाली विक है, यानी बॉडी से नीचे वाली जो विक है, वहां पे भी ऐसे ही है सीन। कैसे कि आप देखें कि इस पॉइंट से, क्लोजिंग पॉइंट से, बल्कि सॉरी ओपनिंग पॉइंट से जब प्राइस नीचे आना शुरू हुई तो कलर रेड हो गया। तो यहां तक पहले जब ये नीचे आई थी ना, इस जगह तक इसका कलर रेड आया था। ये लो पॉइंट है ना यहां तक, तो इसका जो नीचे आते हुए इस पूरी कैंडल का कलर क्या था? रेड आया था। क्यों नीचे रेड आया था? क्योंकि इसमें अब यहां से ओपनिंग पॉइंट से लेके इस जगह से लेके यहां तक नीचे जाते हुए क्या था? सेलर्स की तादाद ज्यादा थी। सेलर्स की तादाद ज्यादा और बायर्स की तादाद कम थी, इसलिए प्राइस नीचे आई। लेकिन फिर यहां से कहानी चेंज हुई इस लो पॉइंट से, क्योंकि इससे नीचे नहीं जा सके। क्यों नीचे नहीं जा सकी प्राइस? क्योंकि ये हो सकता है कि यहां पे ऑलरेडी बहुत सारे बायर्स वेट कर रहे थे पहले से। तो जैसे ही इस लो पॉइंट तक पहुंची ना, इस पॉइंट तक, तो उन्होंने एकदम से बाय की एंट्री ट्रेडें ली और इतनी ज्यादा तेजी से ली कि अब ऊपर प्राइस भागी उल्टे पांव। और जब कैंडल का टाइम पूरा हुआ तो यहां पे क्लोज हो गई कैंडल। लेकिन जब क्लोज हुई है तो ऊपर जाते हुए क्लोज हुई है, यानी इस एरिया में अभी किसकी तादाद ज्यादा है? कंट्रोल किसका ज्यादा था? बायर्स का। बायर्स ज्यादा और सेलर्स थोड़े थे। इसका दूसरा मतलब क्या है? बायर्स ज्यादा हैं और सेलर थोड़े हैं। सेलर्स थोड़े हैं। इसका दूसरा मतलब क्या है कि अगर इसका टाइम पूरा ना होता यहां पे कैंडल का, क्योंकि यहां पे क्यों रुक गई? क्योंकि क्लोज हो गए ना, टाइम पूरा हो गया। अगर टाइम अभी रह रहा होता तो हो सकता है कि ये बायर जिसको स्पीड से और ऊपर ले जाते, प्राइस को कहीं से कहीं ऊपर ले जाते। मेरी बात समझ गए हैं? इसलिए याद रखें कि जो क्लोज्ड कैंडल होती है उसका जो बॉडी से ऊपर वाली विक और बॉडी से नीचे वाली विक होती है, इसलिए उन जगहों को रिट्रेसमेंट या रिजेक्शन एरियाज कहते हैं। कि रिजेक्शन का मतलब पहले प्राइस जितना नीचे आई या ऊपर गई उतना ही वापस रिजेक्ट भी हुई, रिवर्स भी हुई। ठीक है, रिवर्सल एरियाज, प्राइस के रिवर्सल एरियाज कह लें, रिट्रेसमेंट एरिया कह लें। तो अच्छा, एक और बात ये कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, ये मैं लिख देता हूं यहां पे, याद रखें, फॉरेक्स ट्रेडिंग में 30 मिनट
1 घंटा, 4 घंटे, 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ। लेकिन अभी हम क्योंकि सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं, ये जो 4 कैटेगरीज हैं ऊपर, 30 मिनट से लेके और 1 डे तक, कोई भी चार्ट जिसमें 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे और 1 दिन की कैंडल हो, कि कैंडल्स की ऊपर वाली और नीचे वाली विक्स बहुत अहम होती हैं। ठीक है जी, याद रखने वाली बात है। क्यों? इसलिए कि मिसाल के तौर पे एक कैंडल यहां से ओपन हुई, फर्ज करें 4 घंटे की बात कर रहा हूं, ठीक है, या कोई भी कैंडल यहां से ओपन हुई और ओपन होने के बाद वो इधर गई, ऊपर गई और यहां पे क्लोज हो गई, ये क्लोज हो गई। अब अगली कैंडल शुरू होनी है ना, तो जब अगली कैंडल शुरू होगी वो कहां से शुरू होगी? राइट साइड पे, जहां पे पिछली कैंडल क्लोज हुई है। अगर नॉर्मल सिचुएशन हो, ठीक है, कि जैसे ही पिछली कैंडल क्लोज हुई फौरन अगली कैंडल क्लोज हो जाए, ओपन हो जाए, तो वो पिछली कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट के बिल्कुल सामने यहां पे क्लोज होनी चाहिए। अगर नॉर्मल सिचुएशन हो तो अगली कैंडल का ओपनिंग पॉइंट ये होगा, ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन बाज औकात गैप से भी अगली कैंडल ओपन होती है, ऊपर से या नीचे से, वो आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस अगर हैं तो ऐसा ही होना चाहिए कि जहां पे पिछली कैंडल क्लोज हुई उसके बिल्कुल सामने अगली कैंडल का ओपन होना चाहिए। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि जिस तरीके से ये पिछली कैंडल यहां तक ऊपर गई थी, ये इसका हाई पॉइंट था, तो इसी तरीके से ये पॉसिबिलिटी है ना कि हो सकता है ये अगली कैंडल भी यहां तक ही ऊपर जाए, और जिस तरीके से पिछली कैंडल ऊपर जाके यहां से वापस फिर नीचे पलटी थी, तो चांसेस है ना कि हो सकता है ये कैंडल भी यहां से ऊपर ऐसे ही पलटे। इसी तरीके से जो नीचे वाला पार्ट है, कि फॉर एग्जाम्पल यहां तक ये कैंडल आए, उसके बाद जितना ये नीचे जाए, जाते हुए जैसे इस पिछली कैंडल का ये लो पॉइंट है, तो ये कैंडल भी तो पहले यहां तक गई थी ना नीचे, फिर वापस पलटी थी ऊपर, तो हो सकता है कि ये कैंडल भी इतना ही नीचे जाए और उसके बाद फिर यहां से वापस ऊपर पलट आए। ठीक है, तो माजी की यानी जो पिछली कैंडल्स होती हैं, प्रीवियस क्लोज्ड कैंडल्स, उनके लोज और हाई पॉइंट्स जो होते हैं वो रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगली कैंडल्स के लिए। तो इसलिए ये जो पिछली कैंडल का ऊपर वाला और नीचे वाला रिजेक्शन एरिया है, ज्यादा चांसेस होते हैं कि अगली जो कैंडल्स है उसके भी यही एरियाज बनेंगे रिजेक्शन के। मेरी बात समझ गए? इसलिए किसी भी फॉरेक्स ट्रेडर के लिए ये जो कम से कम 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे और 1 दिन की जो कैंडल्स होती हैं क्लोज्ड, उनकी जो विक्स होती हैं ऊपर वाली और नीचे वाली, ये उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं समझना। ओके जी, टाइम क्योंकि ज्यादा हो गया जी हमारा, आज का हमारा एक और टॉपिक है, उसकी मैं सिर्फ डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं अगले 5-7 मिनट के बाद। अगला हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। अगर मैं इन दोनों वर्ड्स के उर्दू में मतलब लिखूं, तो दोनों वर्ड्स का मतलब एक ही है। स्पोर्ट भी रुकावट को कहते हैं और रेजिस्टेंस भी रुकावट को कहते हैं। लेकिन स्पोर्ट वो रुकावट होती है, हर्डल होती है, बैरियर होता है जो आपको नीचे जाने से रोक दे, उसको स्पोर्ट कहते हैं। और रेजिस्टेंस वो रुकावट या हर्डल होती है जो आपको ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करता है या रोक देता है। हैं दोनों रुकावटें, दोनों हर्डल्स हैं। ठीक है ना, एक बंदा ऊपर से गिर रहा है, वो कहते हैं ना कि गिरते को तिनके का सहारा, तो उसको थोड़ी सी सपोर्ट भी बहुत ज्यादा होती है उसके लिए। रुकावट जो एक बंदा ऊपर जा रहा है उसको थोड़ी सी भी रेजिस्टेंस मिल जाए, ठीक है, तो उसके लिए वो भी काफी ज्यादा होती है।
तो अब फॉरेक्स के अंदर इसका मतलब क्या है? फॉरेक्स में इसका मतलब ये है कि वो रुकावट, स्पोर्ट की पहले बात करते हैं, वो रुकावट जो, क्योंकि फॉरेक्स में तो कैंडल्स होती है ना चार्ट के ऊपर, कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है, उसे हम सपोर्ट कहते हैं। और इसी तरीके से रेजिस्टेंस फॉरेक्स में किसे कहते हैं जी? वो वाली रुकावट जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करती है। जरूरी नहीं है कि वो हर दफा रोकने में कामयाब हो, लेकिन कोशिश। ठीक है। अच्छा, अब इसका हमें कैसे पता चलेगा? मिसाल के तौर पे फॉरेक्स के ऊपर चार्ट में हमें कैसे पता चलेगा कि सपोर्ट कहां पे है और रेजिस्टेंस कहां पे है? बहुत सिंपल है। अब देखें कि मैं ये कैंडल्स बना रहा हूं यहां पे ना, ये नीचे से ऊपर कैंडल जा रही है जी। ठीक है, फर्ज करें 4 घंटे का या एक दिन का चार्ट मैंने ओपन किया, तो ये कैंडल जो थी वो यहां पे रुकी, उसके बाद क्लोज हो चुकी हुई है सारी, प्रीवियस कैंडल्स की बात कर रहा हूं। फिर यहां से एक कैंडल नीचे आई, ठीक है, और यहां पे रुकी। अब क्या हुआ, यहां से एक कैंडल फिर ऊपर जा रही है इस तरीके से, और यहां पे रुकी। और फर्ज करें इस वक्त जो कैंडल लाइव चल रही है ना, वो इस जगह पे है, ये इस जगह पे। अब आप देखें कि मैंने आपसे अभी बात की थी, जो हमने कैंडल्स के लोज और हाई पॉइंट्स जो थे प्रीवियस कैंडल्स के, ठीक है, मैंने कहा था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रीवियस क्लोज्ड कैंडल्स के जो हाई और लो पॉइंट्स होते हैं वो फ्यूचर में रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे दुनिया की जितनी भी अदालतें होती हैं, जो जुडिशरी सिस्टम है, ठीक है, जो कोर्ट्स होती हैं, वहां पे अगर कोई हाईएस्ट कोर्ट है, जैसे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट, वो एक दफा एक फैसला दे देती है, वर्डिक्ट दे देती है, तो फिर वो फैसला आने वाले टाइम के लिए वो रेफरेंस के तौर पे यूज होता है कि देखे ना जी, वो उस टाइम पे भी ये फैसला हुआ था। मेरी बात समझ गए? तो बिल्कुल इसी तरीके से फॉरेक्स के अंदर भी चार्ट्स के ऊपर जो कैंडल्स के हाई और लो पॉइंट्स होते हैं, क्लोजिंग पॉइंट्स जिन्हें कहते हैं, ठीक है, टॉप और बॉटम, वो फ्यूचर के लिए बहुत देर तक रेफरेंस के तौर पे यूज होते रहते हैं। कैसे? अब आप देखें कि यहां से ये कैंडल ऊपर जा रही थी और ये एक पॉइंट ऐसा था कि इससे ऊपर ये कैंडल नहीं जा सकी। अब क्यों नहीं जा सकी हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम गौर करें तो इसको, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये भी ऑलमोस्ट उसी के सीधे लेवल में ही आ रहा है कि यहां पे भी कैंडल ऊपर नहीं जा सकी थी, यहां से भी कैंडल ऊपर कोई नहीं जा सकी, और अब जैसे यहां से वापस मुड़ गई थी नीचे, तो यहां से भी वापस मुड़ गई, अभी यहां पे है। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर नीचे की तरफ देखें तो यहां से इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी थी, और आगे इस पॉइंट से तो आप देखें कि ये तकरीबन बराबर लेवल पे ही आ रहे हैं। तो अगर हम ये लाइनें आगे ड्रॉ कर दें राइट साइड पे, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी, इसका मतलब क्या है कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से यहां पे प्राइस नीचे नहीं जा सकी, या यहां पे दूसरी जगह पे प्राइस नीचे नहीं जा सकी, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि जब ये कैंडल नीचे जाए तो हो सकता है इस पॉइंट को तोड़ के ये नीचे ना जा सके और वापस यहां से ऊपर आ जाए, जैसे यहां से वापस ऊपर उठी थी। और अगर वापस ऊपर जाए तो हो सकता है कि जिस तरीके से यहां से ऊपर नहीं जा सकी थी, तो हो सकता है यहां से तीसरी बार भी ये वापस नीचे मुड़ जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब क्या हुआ, आप डेफिनेशन देखें कि वो रुकावट जो कि कैंडल को नीचे जाने से रोकने की कोशिश कर रही है, यहां पे कौन सी रुकावट है जी नीचे जाने से? ये वाला जो जगह है, लेवल। इस सारी जो ये जगह है ना, ये जो मैंने लेवल सा बनाया है, दीवार बनाई है, इसको हम कहेंगे स्पोर्ट्स लेवल। और इसी तरीके से ये वाली जो ऊपर वाली जगह है, ये क्या कर रही है? रेजिस्टेंस, वो रुकावट जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करती है। जरूरी नहीं है कामयाब हो, कभी कामयाब हो, कभी वो टूट भी जाती है,
तो इस लेवल को या इस सरफेस को, ये वाली जो है, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस का लेवल। ठीक है जी। स्पोर्ट्स लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल जल्दी से हम अगले 2-3 मिनट में लाइव चार्ट्स के ऊपर देखते हैं। लेकिन याद रखें कि ये इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होते हैं कि कम से कम 30 मिनट, मैं पहले लिख चुका हूं, का चार्ट होना चाहिए, कम से कम 1 घंटे का, 4 घंटे का और 1 डे का। ये 4 चार्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें अगर आप ये कहें कि कौन सी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ज्यादा मजबूत होती है, मैं यहां पे जल्दी से दोबारा लिखता हूं। 30 मिनट का चार्ट, 1 घंटे का चार्ट, 4 घंटे का चार्ट और 1 डे का चार्ट। अब इसमें से सबसे जो वीक होती है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिसको तोड़ना सबसे आसान होता है, दैट इज वीकेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल 30 मिनट के होते हैं जी। क्यों? क्योंकि 30 मिनट टाइम थोड़ा है ना, थोड़े टाइम में सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल्स मजबूत कभी भी नहीं बन सकते। 30 मिनट में आप एक एक मजदूर को और एक मिस्त्री को कहें, कारीगर को, कि यार 30 मिनट में आपने दीवार बनानी है यहां से 2-3 मीटर की, लेकिन बहुत मजबूत बनानी है, तो वो कहेंगे कि सर हम 2 बंदे हैं, 30 मिनट में हम कितनी मोटी दीवार बना सकते हैं, चलें 2 मीटर की बनाए, लेकिन वो टाइम ज्यादा अगर हो तो ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो थोड़े वक्त में वो कमजोर ही होगी, ज्यादा मोटी नहीं हो सकती, क्योंकि टाइम थोड़ा है ना। इसी तरीके से ये जो 1 घंटे की जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल होगा 1 घंटे के चार्ट पे, वो 30 मिनट से तो मजबूत होगा, लेकिन वो 4 घंटे से फिर भी कमजोर ही होगा। तो हम अगर नीचे से लिखना शुरू करें कि इन 4 कैटेगरीज में जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा ना, स्ट्रॉन्गेस्ट, वो ये होगा जी 1 डे के चार्ट पे। स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बनेंगे, सबसे ज्यादा मजबूत इसके होंगे, क्योंकि एक दिन बहुत ज्यादा टाइम है। इससे जो थोड़ा सा वीक होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा? 4 घंटे का। इसको हम स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं कह रहे, हम इसको कह देते हैं स्ट्रांग होगा जी। ठीक है, लेकिन 1 डे जितना स्ट्रांग नहीं होगा, लेकिन 1 घंटे से और 30 मिनट से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा ये भी, 4 घंटे वाला भी। ठीक है, रोज रोज नहीं टूटेगा, लेकिन 1 घंटे वाला वीकेस्ट तो नहीं है, लेकिन वीक जरूर है। मेरी बात समझ गए? तो ये इस तरीके से सीक्वेंस होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स की स्ट्रेंथ का, कि जितना बड़ा चार्ट आप इस ओपन करेंगे उतना ज्यादा उस चार्ट के ऊपर, क्योंकि टाइम ज्यादा है ना कैंडल कंप्लीट होने में, उतनी ज्यादा उसके अंदर मजबूती भी होगी। ओके, जल्दी से हम लाइव चार्ट को देखते हैं और उसके ऊपर जरा देखते हैं कि वहां पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स किस तरीके से किसी भी चार्ट में बनते हुए नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये गोल्ड का चार्ट मैंने आपके सामने शेयर किया जी। इसमें आप देखें कि मैं, ये 1 मिनट का है चार्ट, तो 1 मिनट का तो कोई लेवल होता ही नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा वीक होता है। तो मैं कम से कम सबसे पहले 1 डे का, क्योंकि आज सेशन लंबा हो गया है तो मैं शॉर्ट करता हूं, मैं 1 डे का चार्ट ओपन कर रहा हूं, स्ट्रॉन्गेस्ट। अब आप देखें, ये एक दिन का चार्ट मैंने ओपन कर लिया, लाइव कैंडल ये चल रही है, ठीक है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये आप देखें कि ये इस जगह के ऊपर कैंडल्स कितने दिनों तक ऊपर नहीं जा सकी थी, फिर इस जगह पे वो तकरीबन वही यहां पे भी नहीं जा सकी, फिर आप देखें कि ये जगह जो है यहां से भी ऊपर नहीं जा सकी, नीचे आते हुए देखें ये जगह थी, कितने दिन तक नहीं टूटी, फिर देखें ये जगह कितने दिन तक जो है वो कैंडल नीचे नहीं जा सकी, फिर आप देखें ये वाली जगह है, फिर पीछे आप देख लें ये वाली जगह है, ठीक है, सपोर्ट की। तो नीचे वाली जो रुकावट जो नीचे जाने से रोक रही है वो सपोर्ट का लेवल है, ऊपर वाली जो है वो रेजिस्टेंस का लेवल है। तो अब ये, इसको हम रेजिस्टेंस का लेवल कहेंगे, लाइन को रेजिस्टेंस, ये भी देखें रेजिस्टेंस है सारी, और नीचे से जो है उसको हम सपोर्ट का लेवल कहेंगे, ये सारी सपोर्ट है, ये भी देखें सपोर्ट है।
ठीक है, और ये देखें यहाँ पे फिर अभी जो लाइव कैंडल चल रही है ये ऊपर 1 2 3, आज चौथा दिन है इस लेवल को तोड़ के ऊपर नहीं जा पा रही कैंडल। इसका मतलब है ये भी एक रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है जी, और पीछे अगर लाएं तो ये देखें, ये यहाँ पे यही लेवल जो था ये कैंडल के लिए सपोर्ट का लेवल भी था। तो अब इसको मैं, ये तो समझाने वाली बात होगी, इसको अब जरा हम क्या करने लगे हैं, नीट एंड क्लीन तरीके से लेवल बनाने लगे हैं। सारी ड्राइंग को मैं खत्म करता हूं। तो इस चार्ट के ऊपर आप देखें कि ये लेफ्ट साइड पे टूल बार है हमारा, डिफरेंट टूल्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो मैं क्या करने लगा हूं कि मैं, ये देखें जो पेन नजर आ रहा है आपको, इस पेन को क्लिक किया और ब्रश के नीचे ये रेक्टेंगल है, मैं इस रेक्टेंगल को क्लिक कर रहा हूँ और ये ऊपर एक पट्टी आ गई है। ठीक है, इसको मैं नीचे ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ। वो कह रहा है कि रेक्टेंगल का कलर क्या होना चाहिए। मैं कहता हूँ जी कि मेरी रेक्टेंगल का कलर ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं किसी खाली जगह के ऊपर माउस को ड्रैग करके, ये देखें ये लेवल बना रहा हूँ। इसकी मोटाई में कम से कम कर देता हूँ, ये लें जी। और अब इसको मैं इधर से सिलेक्ट करके पकड़ के लेवल को मैं पहले स्पोर्ट का लेवल बनाता हूँ। ये देखें जो लाइव कैंडल चल रही है उसके नजदीक, ये देखें ये लाइव कैंडल है। तो ये एक बड़ा सपोर्ट का लेवल है यहाँ पे। ठीक है, और थोड़ा सा मैं पीछे अगर इसको सीधा पीछे की तरफ खींचूं तो दूर मुझे माजी में देखें यहाँ के ऊपर भी ये एक लेवल सपोर्ट का स्ट्रांग नजर आ रहा है, वही वाला लेवल। इस जगह पे देखें कैंडल को नीचे जाने से रोका था, और इसी ने देखें यहाँ पे भी फिर नीचे जाने से रोका हुआ है कैंडल को, और इसी लेवल ने देखें यहाँ पे भी नीचे जाने से रोक दिया। तीनों जगहों पे, इस जगह पे भी आप देखें कैंडल नीचे आई थी, इस लेवल ने रोका था, नहीं तोड़ सकी थी, फिर वापस ऊपर चला गया। इसका मतलब है ये बड़ा स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल है ना। फिर दूसरी दफा कितने दिनों के बाद देखें वापस नीचे आई थी प्राइस, कितनी नीचे, और उसी सपोर्ट के लेवल ने इसको नहीं तोड़ सका और वापस ऊपर प्राइस को भेज दिया। फिर कितनी स्पीड से देखें कितने दिन मुसलसल प्राइस नीचे गिरी थी, और 1 2 3 4 और 5 दिन मुसलसल, एक कैंडल एक दिन की है, 5 दिन तक मुसलसल डेली इस कैंडल इसने इस सपोर्ट के लेवल को तोड़ने की कोशिश की कि नीचे चली जाए कैंडल, लेकिन ये इतना मजबूत सपोर्ट का लेवल था कि नहीं टूट सका, और आखिरकार मजबूर होकर 5वें दिन प्राइस फिर वापस ऊपर जाना शुरू हो गई है देखें। और एक दिन, 2 3 4, आज 5वां दिन है देखें प्राइस ऊपर जा रही है। हो सकता है कि अब जब ये वापस अटैक हो ना इस पे सपोर्ट के लेवल पे, कैंडल नीचे आए तो अब ये टूट जाए। क्यों? एक हिट लगी, दीवार, ये सपोर्ट की दीवार, लेवल तो नहीं टूटा, दीवार ही है ना ये, लेकिन उस हिट की वजह से इसके अंदर दरारें तो पड़ी होंगी ना। दूसरी चोट लगी, दूसरी टक्कर लगी कैंडल्स की, टूटा तो नहीं, लेकिन कमजोर जरूर हो गई है दीवार, ये वाला लेवल। तीसरी हिट लगी तो अब तो बड़ी शिद्दत से बार बार लगी, तो इसका मतलब है अब तो ये बहुत कमजोर हो गई है। या तो जब भी कोई लेवल होता है ना, जब उसको 2 या 3 हिटें लग जाएं और वो ना टूटे, तो फिर वो ज्यादा चांसेस होते हैं कि चौथी दफा जब उसके वो हिट पड़ेगी ना कैंडल की तो वो टूट जाएगा। अगर चौथी दफा नहीं टूटा, 5वीं दफा तो कंफर्म ही होता है कि अब वो पिछली 3 4 हिटों से इतना कमजोर जरूर हो गई है दीवार कि अब अगली हिट जब भी लगेगी हल्की सी भी तो वो टूट जाएगी। मेरी बात समझ गए जी? तो देखें ये एक सपोर्ट का लेवल हो गया। अब इसी तरीके से ये जो लाइव कैंडल है, अगर थोड़ा सा इसको क्लोजअप में देखें तो ये लाइव कैंडल से तो कल वाली कैंडल है, कल वाले दिन की, ये भी देखें इस लेवल से नीचे नहीं जा सकी, ये इस लेवल से, यहां से। तो इसका मतलब है कि ये भी एक लेवल तो है ना हमारा सपोर्ट का, कि अगर ये जो लाइव कैंडल है अगर नीचे जाए, हो सकता है ये इसी पॉइंट से नीचे ना जा सके, तो बड़ा सपोर्ट का लेवल तो नीचे है, लेकिन उसके ऊपर एक छोटा इमीडिएट छोटा सपोर्ट का लेवल भी डेवलप हो गया एक दिन की अकेली कैंडल ने। मेरी बात समझ गए? आप देखें ये छोटा सपोर्ट का लेवल है पहला, फिर ये दूसरा बड़ा बन गया, और इसी लेवल को अगर आप पीछे लेके आए तो आप देखें इसने इसी सीध में माजी में भी बड़ा काम किया है। कहां पे? ये देखें आप कि सिर्फ इस कैंडल को नीचे जाने से नहीं रोका हुआ, बल्कि इसी लेवल ने इस कैंडल को ऊपर जाने से भी रोका, इसी लेवल ने इस कैंडल को भी ऊपर जाने से रोका, इसको भी ऊपर जाने से, इसको नीचे जाने से रोका। इट मींस कि ये लेवल कहीं पे सपोर्ट का काम कर रहा है और कहीं पे रेजिस्टेंस का काम कामयाबी से कर चुका हुआ है, तो ये भी मजबूत लेवल है। ये बात ठीक होगी जी? अब आगे चलते हैं। ये तो हो गए दो सपोर्ट के लेवल। अब ये लाइव कैंडल है, आप
इसका जो पहला रेजिस्टेंस का लेवल है वो तो यही है ना जहां पे अभी ये फंसी हुई है प्राइस, देखें क्यों, क्योंकि इसी पॉइंट से कल वाली कैंडल और उससे पिछली परसों वाली कैंडल इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकी थी। और तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस का लेवल भी बनाना चाहिए पहला। तो हो सकता है कि ये जो अभी प्राइस ऊपर नहीं जा पा रही इस पॉइंट से, तो इसी रेजिस्टेंस के लेवल ही ने तो इसको रोका हुआ है ना। ये देखें यहां से, ये चेक करें, हो सकता है इसको तोड़ के अभी फिलहाल ऊपर जा ही ना सके। ये ऊपर से देखें, ये रिजेक्शन बनना शुरू हो गई है, ऊपर से रिजेक्ट हो रही है प्राइस, सेलर पड़ रहे हैं। ठीक है जी, ये हम अगले टॉपिक्स में बात करेंगे। और इसी लेवल को आप अगर पीछे थोड़ा सा लेके आए तो आप माजी में, पास्ट में देखेंगे कि यही लेवल यहाँ पे इसने इस कैंडल को नीचे जाने से रोका था, सपोर्ट का किरदार अदा किया था। और इन दो कैंडल्स को देखें, ऊपर जाने से रोकने की कोशिश की थी। ठीक है जी, और यहाँ पे ये ज्यादा कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी सी ऊपर जाके प्राइस वापस जरूर नीचे आ गई। ठीक है, जैसे स्पीड ब्रेकर होता है ना, आप मोटरवे पे जा रहे हैं फुल स्पीड में 120 130 की स्पीड पे, आप एज्यूम नहीं कर रहे होते, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि मोटरवे पे भी आपको स्पीड ब्रेकर मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि एकदम से आपकी नजर पड़ती है कि वो ये तो स्पीड ब्रेकर है। आप क्या करेंगे, गाड़ी स्पीड में है, ब्रेक लगाएंगे, गाड़ी की रफ्तार तो कम हो जाएगी, स्पीड तो कम हो जाएगी, लेकिन गाड़ी स्पीड ब्रेकर के ऊपर रुकेगी नहीं, वो उड़ती हुई जाएगी और आगे जाके रुकेगी। ऐसा ही है ना। बिल्कुल इसी तरीके से कैंडल्स का बिहेवियर भी होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को, कि कुछ तो जो दूर से देख लेती हैं वो तो बिल्कुल ऊपर रुक जाती हैं, कुछ स्पीड में होती हैं वो थोड़ा सा आगे जाके रुकती हैं। जैसे देखें, ये कैंडल आगे जाके रुकी फिर वापस आ गई, ये भी आगे जाके रुकी फिर वापस आ गई। ठीक हो गया जी। तो अब देखें, लाइव कैंडल के नीचे जो माजी की कैंडल्स के लो पॉइंट्स हैं वो हमारे सपोर्ट के लेवल हैं जी। पहला सपोर्ट का लेवल ये दूसरा सपोर्ट का लेवल। और लाइव कैंडल के ऊपर पास्ट की जो कैंडल्स के हाई पॉइंट्स हैं उनको हम एक लेवल से कनेक्ट करते हैं, तो वो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल बन जाता है। जैसे ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल, अगर दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल बनाए थोड़ा सा इसको, तो दूसरा जो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा वो यहां से बनेगा। ये आप देखें, ये वाले पॉइंट्स, ये चेक करें, ये यहाँ पे ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल बन गया कि अगर ये कैंडल ऊपर जाए, पहला रेजिस्टेंस का लेवल ये तोड़े, तो फिर अगला दूसरा जो रेजिस्टेंस का लेवल होगा वो इसको यहाँ पे रोक मिलेगा, ये रोकने की कोशिश करेगा। अगर इसको तोड़ता है तो फिर तीसरा जो रेजिस्टेंस का लेवल होगा वो कहाँ पे मिलेगा, वो है जी हमारा ये इस जगह पे, यहाँ पे। इसको आप एक्सटेंड कर लें थोड़ा सा आगे, ये, क्योंकि ये देखें दो कैंडल्स ये थोड़ा सा बल्कि नीचे कर लें, ऊपर जाते हुए रुकी, और तीन कैंडल्स नीचे जाते हुए रुकी, तो एवरेज हमने लो और हाई को यहाँ पे हमने कनेक्ट किया। ये इसका तीसरा रेजिस्टेंस का लेवल होगा जो ऊपर जाने से रोकेगा। अगर इसको भी तोड़ के ऊपर जाता है तो चौथा जो इसको रास्ते में कैंडल को ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस का लेवल मिलेगा वो ये इस जगह पे मिलेगा। ये जगह देखें, ये कैंडल ऊपर जाते हुए रुकी और ऊपर से देखें कितनी कैंडल्स यहाँ पे रुकी। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट है जी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का फॉरेक्स में। आज का आपका जो होमवर्क है वो क्या है कि आपने किसी भी पेयर का चार्ट ओपन करना है। चार्ट ओपन कर आपने इस तरीके से वन डे का चार्ट ओपन करना है, और लाइव कैंडल जहां पे चल रही है, ठीक है ना, उसके करीब तरीन, नजदीक तरीन जो पास्ट की कैंडल्स क्लोज हुई हैं, एक कैंडल या एक से ज्यादा, वहां पे आपने हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करना है एक छोटे से लेवल से, वो रेजिस्टेंस के लेवल बनेंगे। और कम से कम तीन चार आपने ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल बनाने हैं, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड, थर्ड, इस तरह से। और इसी तरीके से कम तीन से चार आपने उसके सपोर्ट के लेवल्स बनाने हैं। इस तरीके से ये आपका होमवर्क है। बात की अगर प्रॉपर समझ नहीं आई तो वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी लेट नाइट में, अर्ली मॉर्निंग में, उसको दोबारा देख लीजिएगा। और कल का जो हमारा सेशन होगा वो आधा हाफ से ज्यादा सेशन इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स की हम दोबारा बात करेंगे और इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे अप्लाई करने की। तो यहाँ पे जी आज का सेशन मैं खत्म कर रहा हूँ, अब रिकॉर्डिंग में ऑफ कर देता हूँ और आपके क्वेश्चन आंसर का हम सेशन कर लेते हैं। एक सेकंड के बाद मैं आपके माइक जो है